फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी की स्टॉक प्राइस क्यों फॉल हुई है और आगे इसका क्या होने वाला है। ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पे आपको जो भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये कंप्लीटली एनालिटिक्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसका 2 इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं। पहले तो आपको कंपनी के बारे में पता हो जाता है वेरी ईज़ी तरीके से, चार्ट्स को देख के आप खुद समझ ले सकते हैं। और दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिसीज़न लेने भी आसानी हो जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो सेक्शन में अगर चाहेंगे तो बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस बना दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। खासकर एनर्जी के सेक्टर को लेके मैंने यहाँ पे टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की भी एनालिसिस मैंने की है। इनमें देखिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी को लेके सेक्टर में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे मैंने आई बटन को भी दे दिया है, या लिंक को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस कंपनी में अगर 10 साल पहले आप 10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट पे इसका रिटर्न्स कितना बना होता? ये देखने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में भी यहाँ पे समझते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो सुज़लॉन एनर्जी को स्टार्ट हुए 28 ईयर्स हो चुके हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1995 में और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यानी टरबाइन्स को लेके बहुत सारे टरबाइन्स बनाती है और उसके प्रोडक्ट्स को भी बनाती है। अदर पार्ट्स जो होते हैं दूसरे, वो सारे पार्ट्स बनाती है। उसी के साथ-साथ ये इसकी एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है और इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी ये सर्विस जैसे प्रोवाइड करती है। तो सुज़लॉन एनर्जी को स्टार्ट हुए 28 ईयर्स हो चुके हैं। ये विंड टरबाइन्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनको 10 से ज़्यादा अलग-अलग डिफरेंट साइज़ेस के टरबाइन्स इनके पास हैं, जिनमें अभी लेटेस्ट जो है सबसे बड़ा 144 मीटर्स की डायमीटर का रोटर है और जिसकी हाइट 160 मीटर से ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि ये कितना गीगावाट्स इसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल यानी 20 गीगावाट्स के आसपास इसकी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है और इसके 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ओवरऑल इंडिया में और अब तक इन्होंने 12,000 से ज़्यादा विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि ये कितना गीगावाट्स इसकी। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास 73 जो परसेंट रेवेन्यू इनकम आ रही है, ये टरबाइन्स की सप्लाई यानी इंस्टॉलेशन और प्रोडक्ट सप्लाई की तरफ से आ रहा है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस जैसी चार्जेस से इनको 27% की रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं मेजर क्लाइंट्स जैसे एसीसी, अडानी रिन्यूएबल्स, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, हीरो, आईटीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इनके मेजर क्लाइंटल लिस्ट में आते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो 17 से ज़्यादा इनकी कंट्रीज में प्रेजेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स में हम समझेंगे कि सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में कितनी गैप बनी है। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का सेल है और इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप 2 ऐसे जगह पे कंपनी का जो सेल है, ये बिल्कुल भी एकदम से सेल्स नीचे चला चुका है एक्सपेंसेस से। इसका मतलब है यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बनाई है। तो आगे हम देखेंगे सेल्स की। तो सेल्स में हमें क्या देखना होगा? तो सेल्स में हमें देखना होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं है। तो ये दूसरा चेक में हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो सेल है ऊपर से नीचे की तरफ आई है और ये क्यों आई है, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्यों इसकी रीज़न रही है कि इसकी सेल घट गई है। और आगे देखते हैं कि हर साल ये सेल इतना बढ़ना था और लेकिन कितना घटा है। तो हम सेल्स ग्रोथ ईयरली की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एवरी ईयर यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, -52% से लेके -36% तक नीचे गया है। अगर हाईएस्ट सेल्स की बात करते हैं तो ये 2022 में नज़र आ रहा है कि 97% की ग्रोथ यहाँ पे देखने मिल रही है। लेकिन 2022 के बाद यानी 23 में अभी शुरुआत हुई है, तो इसका हम आगे मॉनिटर करना होगा कि इस साल इसकी सेल ग्रोथ कैसी रहेगी। एवरेज सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं कि तो 10% की एवरेज सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल में एवरेज आके 12% है और पिछले 3 सालों का अगर हम लेते हैं तो अबव 10% देखने मिल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जिससे कंपनी का कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इससे मेजर कर सकते हैं और इससे आपको आसानी हो जाती है कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ इसकी कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि वो कितना बना रहा और ये कंपनी कितनी बना रही है। मैंने यहाँ पे आई बटन में लिंक भी दे दिया है, आपको इसके कॉम्पिटिटर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस भी देख के एनालाइज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम हमें 15% होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जहाँ पे 19 और 16% गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यानी 15% के नीचे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी इसका मार्जिन भी कम बन रहा है। अगर हम एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज में देखेंगे तो 10 ईयर्स का एवरेज यानी 10 सालों में भी इसने 15% के ऊपर एवरेज नहीं बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ग्रोथ नज़र आ रही है, हो सकता है आने वाले कुछ साल में ये 15% से ऊपर बन जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे कंपनी की इनकम और खर्च दोनों के कैलकुलेट करने के बाद कंपनी के पास कितना मुनाफा बना है या कंपनी नुकसान में है ये पता चलता है। तो हम 10 साल का डेटा लेंगे और यहाँ देखेंगे कि कंपनी 10 सालों में प्रॉफिट बनाई है या लॉस की है। ब्लू कलर के बार्स में आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स हैं, ऑरेंज कलर की बार्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, ग्रे कलर की बार्स आपको बता रही है कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट बना है वो, और येलो वाली बार्स जो है कंपनी की ये नेट प्रॉफिट है। यहाँ देख सकते हैं कि 10 सालों में कंपनी ने मैक्सिमम नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 बार यहाँ पे बनाई है और बाकी आप देख सकते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट पूरा माइनस में बनाया है। तो नेक्स्ट चेक हमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखना है कि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है या नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी यहाँ पे 5 साल सिर्फ ऐसे जो नेट प्रॉफिट बनी है, बाकी का नेट प्रॉफिट नहीं है, पूरा माइनस में गया है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, नीचे से ऊपर की तरफ यानी हर साल नेट प्रॉफिट की ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं है। तो जो नेट प्रॉफिट बना है कंपनी के यानी यहाँ लास्ट के 2 साल अगर आप देख सकते हैं और आने वाला साल देख सकते हैं तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या करने वाली है कंपनी, ये बहुत सारे चीज़ों में काम कर सकती है। कंपनी रीइन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस में, या डिविडेंड्स को पे कर सकती है, डेट को क्लियर कर सकती है, रिजर्व्स को बढ़ा सकती है, या फिर दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। यही चीज़ हम आगे बात कर लेते हैं रिजर्व्स और बोरोइंग्स में। तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स में हम देखेंगे कि कंपनी अपने रिजर्व्स को कितना बढ़ाई है और डेट को कितना घटाई है। तो राइट साइड की चार्ट पे हम वैल्यू वाइज देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि राइट साइड में कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। यहाँ देखेंगे अगर रिजर्व्स पूरा का पूरा यानी माइनस में है, ये कहीं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये होगा कंपनी डेट से भरी पड़ी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेट है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो रिसेंटली कंपनी ने अपना डेट को कम करते हुए आया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी 2021 के बाद से आप देख सकते हैं डेट को कम कर दिया है। तो रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स का इसे हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। यहाँ देखिए कि जितना परसेंटेज होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा कंपनी ने डेट को बनाया है। तो ये चीज़ आगे ध्यान रखना होगा कि आगे कंपनी डेट को रिड्यूस करेगी और रिजर्व्स को इंक्रीज कर रही है, ये देखना होगा। फाइनली हम कैश फ्लोज में बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग को जोड़ने के बाद कंपनी क्या उससे कंपनी ने अपना कैश फ्लो जनरेट किया है नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 और 2020 में कंपनी ने यहाँ पे उससे कैश नहीं बनाया है और बाकी के साल आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा यानी कैश फ्लो बनाया है।
तो रेशियोज़ की अगर बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे हमें देखना होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 15% की हमारी एक टारगेट लाइन है। तो 15% के इसमें हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे माइनस गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 60 के अबव ही कंपनी ने यानी 20 से लेके 60 तक या 79 तक कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाया है। और बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर के इसमें जून 2020 से लेकर मार्च 2023 तक का यह डेटा है। यहाँ देख सकते हैं 18% से 14% पे आ गई है, यानी हर बार ये प्रोमोटर्स घटा रहे हैं इसको। और यहाँ देख सकते हैं पब्लिक का यानी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी 60% थे और अभी 72% तक हो चुके हैं। एफआईएस और डीआईएस की बात करते हैं तो इनके भी लगभग लास्ट अगर इसमें देखते हैं तो 5 to 7% के आसपास है। तो फाइनली ऑल टाइम रिटर्न्स, और समझते हैं कि ऑल टाइम रिटर्न्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना पैसा बना कर दिया है। यहाँ देखते हैं कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं अब 2005 में, उस वक्त में 123 रुपीज़ का प्राइस था, लेकिन आज वो घट के 14 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। इसका ऑल टाइम रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो -88% है, यानी अगर इन्वेस्ट किए होते तो 88% माइनस में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होता। अगर हम 10 इयर्स का देख लेते हैं तो 6% की कगार है, यहाँ पे देख सकते हो। तो 6% से इसकी 17,900 तक आसपास बना है, मतलब आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 17,000 के आसपास होती। कंक्लूजन में हम बात कर लेते हैं कि सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि 2 ऐसी जगह थी जहाँ पे सेल्स एक्सपेंसेस के भी नीचे आ गया था। और सेल्स की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेल्स ऊपर से नीचे की तरफ है। और ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ पिछले 2 सालों में आपको ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है, और बाकी पिछले साल में कहीं पे भी ऐसे ईयरली सेल्स ग्रोथ की जो माइनस में था वो वैसे ही है। और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो टारगेट लाइन के अबव सिर्फ 2 ही बार ऐसा नज़र आया है, बाकी का पूरा टारगेट लाइन से नीचे ही है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हर साल यानी ग्रोथ होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 बार बनाई है कंपनी, बाकी का आपने लॉस में कंपनी गई है। और रिजर्व ऑफ बोरोइंग्स की अगर बात करते हैं तो रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स में रिजर्व्स तो बिल्कुल भी नहीं माइनस में है, और डेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ये चीज़ है कि कंपनी पिछले 3 सालों से डेट को कम करते हुए आई है, अभी जो कि ना के बराबर है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपने यहाँ पे देखा है कि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, जबकि प्रमोटर्स हर क्वार्टर्स में उसको रिड्यूस करते हुए आए हैं। और रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि एक ये ओवरऑल सारे एनालिसिस में एक थोड़ा-सा ठीक लगा मुझे, जो कि करंट सिचुएशन में आप वो देखेंगे तो वो सिर्फ रिसेंट ईयर्स में ही परफॉर्म किया है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये इसकी प्राइसिंग क्यों नीचे गई है और इसकी सेल्स क्यों डिक्रीज हुई है, और आगे इस स्टॉक का क्या होने वाला है। तो बहुत सारे रीजंस होंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारा डिमांड है। तो विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, तो आगे इसकी डिमांड बहुत बढ़ के आने वाली है। तो ये चीज़ आपको मॉनिटर करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरीके से करना होगा। तो आपको देखना होगा कि कंपनी डेट फ्री हो रही है क्या, अब अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है क्या, ये देखना होगा। दूसरा, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये ऑब्जर्व करना होगा कि कंपनी क्या अपना शेयर होल्डिंग में अपना इंक्रीज़ कर रही है या और घटा रही है। और तीसरा ये भी देखना होगा कि नेट प्रॉफ़िट कंपनी का जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली अगर हो रहा है तो ये एक तो पॉज़िटिव साइन होगा।
और ये प्राइस गिरना और सेल्स इसकी गिरने की वजह ये थी कि कंपनी के पास डेट ज़्यादा हो गया था, जिससे ऑपरेशंस में रन करने के लिए परेशानी आई हो, और इसी के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे ग्लोबली चीज़ें भी देख सकते हैं, और पॉलिसीज़ की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कंपनी का बिज़नेस करने में दिक्कतें हो रही थी। अभी ब टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ चेंज हुई है, उसकी वजह से ये बिज़नेस करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हुई है। लेकिन अभी जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो आगे पॉज़िटिव चीज़ें हो रही है और जो ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो ये चीज़ों से ये ओवरकम कर सकती है। तो बस आप इसको एनालाइज़ करते रहें, इसको अपने रडार पे रखें, फिर आगे आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।